कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गा जायसवाल। आज हम लोग सीटेट अपर प्राइमरी अर्थात जूनियर के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण और सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपके सामने है। ये प्रीवियस पेपर के प्रश्नों के आधार पर है, तो इस प्रश्नों के सभी लोग जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ जवाब देने के साथ साथ एक काम और भी करिएगा कि आप अपना मूल्यांकन करते चलिएगा, आपने कितना सही किया कितना गलत किया। इससे आपका ये समझ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा ही होगा। फिर हमें ये भी आंकने मिल जाएगा कितनी हमारी तैयारी है। तो आप प्रश्नों के जवाब भी देते चलिएगा कमेंट में कि कौन से प्रश्न का क्या सही है। इससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। आपके सामने प्रश्न है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपर प्राइमरी होता है पूरी तरह से एनसीईआरटी पे होता है, तो यह आपको कक्षा 6 के एनसीईआरटी में भारत के अतीत हमारा अतीत में मिला होगा कि ज़्यादातर महाजनपद में मजबूत किलेबंदी थी। उसमें 4 ऑप्शन हैं कि वे उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, उनके आसपास लकड़ी ईंटों या पत्थरों का उपलब्धि थी, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और सुनिश्चित करना चाहते थे। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा क्या होगा। जी, आप लोग सही जवाब दे रहे थे, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों थी। जल्दी बताइए क्या थी। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो महाजनपद थे वो तो शक्तिशाली जनपदों में से एक थे उस समय, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा डी। जिन्होंने डी बताया तो उनके जवाब सही हैं। शासकों को आक्रमण का भय था। क्या था? शासकों को आक्रमण का भय था और वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि किलाबंदी से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, वे अपने आप से बचा सकते हैं अपने आप को, इसलिए किलाबंदी की जाती थी, वो भी मजबूत किलेबंदी। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न है उसका उपयुक्त विकल्प डी है। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर डी बताया था उन सभी के विकल्प, उन सभी के आंसर पूरी तरीके से सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये प्रश्न सोशल के हैं और सीटेट पे आधारित हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीजों में से एक है। आपके सामने अगला प्रश्न आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक नहीं था? आपने देखा होगा जो भी सभ्यताएं थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, एक मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगा। उसमें से कौन सा एक कारण था जो नहीं था? तो उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब देंगे। 3 विकल्प में से है, एक नहीं है, तो आपको नहीं विकल्प का ही चयन करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए तत्पर और तैयार होंगे। चलिए बताइए आप लोग। नदियाँ सूख गई जिनके कारण नगर समाप्त हुए, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई हो गई, जंगलों का विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। बताइए क्या होगा? इसमें कौन सा ऐसा है जो कारण हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो पर समाप्ति के कारणों में से एक है? आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में आपको विचार करके बताना है और आपको यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। उम्मीद करते हैं। जी, सभी लोग जवाब दीजिए। जवाब सभी लोग दीजिएगा, ऐसा नहीं। देखिए, जवाब देने से क्या होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। जो आपके मन में आए दीजिए। एक बार यहाँ गलत हो जाएगा लेकिन परीक्षा में गलत नहीं होगा ना। चलिए आइए हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की एक, देखा जाए तो बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। अगर जन्म की बात करें तो यह 2500 ईसा पूर्व लगभग 4500 साल पहले भारत में जन्मी एक नगरीय सभ्यता था। और उसके समाप्त होने का कारण क्या क्या था, क्या नहीं था, दोनों बताते हैं। जैसे ये माना जाता है नदियाँ सूख गई होंगी जिसके कारण नगर नष्ट हो गए, जंगलों का विनाश हो गया, बाढ़ आया इससे नगर खत्म हो गए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास के मैदान चराने का मृदा आवरण नष्ट हो गया होगा। इन कौन सा कारण नहीं है पूछा? इसमें यह है कि नगरों के बीच प्रतिद्वंदता और लड़ाई, यही इसका गलत और यही इसका सही है। कारण क्या है कि यहाँ पे नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यही सही होगा क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी युद्ध सामग्री नहीं मिला, किसी भी प्रकार का हथियार नहीं मिला, वहाँ पे किसी प्रकार के आक्रमण के साक्ष्य नहीं मिलते। इस बात से स्पष्ट होता है कि नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई नहीं हुई होगी, इसकी वजह से उनके नगर नष्ट नहीं हुए होंगे। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न है उसका उत्तर 20 का राइट आंसर है। जितने लोगों ने बी जवाब दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। तो बताइए आप लोगों ने क्या दिया था? आप लोगों ने बी दिया था या कोई और विकल्प बताया था? चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को पहले सबसे पहला काम ये करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए। और देखिए, सभी लोगों तक पहुंच जाएगी तो अच्छे लोग से सब लोग अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है,
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, आपके सामने प्रश्न आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। प्रश्न है कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और 30 सेकंड का समय है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन पर, उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सके। क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, बताइए। देखिए, पति उद्योग स्थापित करते हैं जब, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा और प्रयास करें इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके, और आप भेजेंगे तो जरूर पहुंचेगा। देखिए, इसका क्या होगा, उद्योगपति द्वारा उद्योग स्थापित करते हैं जब सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रोत्साहन, उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। देखिए, इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है, ये आपको मिलेगा कक्षा 8 के भूगोल में। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी कक्षा 8 के भूगोल में मिलेगा। वे जब अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, देखिए, जब उनकी अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं तो कोई भी उद्योग क्या था, खूब तेज गति से फलता फूलता है। ठीक है, अब क्या सरकार द्वारा उपलब्ध कराया प्रोत्साहन पे क्या, अगर सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो नहीं होगा। वे अपने मूल स्थान पर, ये ऐसा भी नहीं है, हमेशा उद्योग वहाँ लगते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से नज़दीक मिल सके। कस्बे विकसित हो गए, कस्बे तो बाद में विकसित हो जाते हैं, जब उद्योग लगते हैं तो अपने आप विकसित हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयुक्त उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने लोगों ने सी बताया तो उन सभी के जवाब सही थे। फटाफट इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे और ऑनलाइन क्लास के लिए देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया, वो हो सकता है नंबर आपके काम आ जाए, 6306344367। ऑनलाइन क्लास और नोट से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग आसानी से कर लेंगे। यदि जून में लंदन सुबह 10 बजे हो तो भारतीय मानक समय में दोपहर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइएगा। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा, बताइए। आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड आपके पास, उसका जवाब दीजिएगा। 10 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिएगा, बताइए जल्दी से। देखिए, हम जानते हैं कि भारत जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक, 10 बजे में 5 घंटा जोड़ेंगे, सुबह तो 2 घंटा जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 2:30। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2:30 अर्थात बी होगा। ठीक है, भारत कितना आगे? मानक समय 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से, और लंदन से ही ग्रीनविच गुजरा हुआ है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये कक्षा 6 के इतिहास में मिलेगा, एनसीईआरटी के, और आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे नोट्स भी मिल जाएगी इलेनी दुर्गेश पे, और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग देर किस बात की, इलेनी दुर्गेश से जल्दी जुड़िए। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस के इलेनी दुर्गेश से, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है, इसे आप मार्केट कहते हैं। मार्केट शब्द की व्याख्या कौन करता है? एक माल जो उत्पाद बेचता है, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तुओं का संभावित व्यापार होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके पास 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। अब फटाफट शेयर मार दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक और शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिए फटाफट। चलिए आइए देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका से जो उपयुक्त उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका उपयुक्त उत्तर होगा कि देखिए, एक उद्योग द्वारा स्थापित एक खास किस्म की वस्तु संभालिए, जी ये गलत है। दुकानें उद्योगपति द्वारा निर्माण बेची जाती है, ये भी गलत है। इसका उत्तर बी इसका राइट आंसर होगा। बी कैसे होगा? बाजार किसे कहते हैं? जहाँ क्रेता विक्रेता प्रति बीच में प्रतिस्पर्धा हो, एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर उद्योग स्थापित करने का अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ हो। ये भी आपको कक्षा 8 के भूगोल मिलेगा, एनसीईआरटी के। ठीक है, तो जिन्होंने बी दिया था उन सभी के जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक सेक्टर की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं है? कौन सी प्राथमिक सेक्टर की वस्तुएं नहीं है? आप कमेंट करके फटाफट बताइएगा। मछली पालन, खनन, कृषि, व्यापार क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके बताइए क्या होगा। मछली पालन होगा, कृषि होगा, खनन होगा, व्यापार होगा, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए,
फटाफट बताइए, फटाफट शेयर करिए, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। कि देखिए उत्तर देने से क्या होता है ना, यहाँ गलती हो जाएगी तो फिर भविष्य में गलती नहीं होगी, हाँ अगर आपके प्रश्न के विकल्प गलत हो गए। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। प्राथमिक वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार मिलती हैं, उन सभी को हम प्राथमिक वस्तुओं के श्रेणी में रखते हैं। प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी वस्तुएं जिनको हमें कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। जैसे आपने मछली पालन किया, मछली आपने क्या किया? मछली ला के पानी में डाल दो, उसकी संख्या बढ़ेगी। किससे आपने किया? आपने केवल पाला है। कृषि करना, आपने गेहूं लगाया, गेहूं बो दिया, गेहूं खुद से तैयार हो गई। खनन करना जमीन से मिलता है। लेकिन व्यापार आप स्वयं से करते हैं, ये आपको निःशुल्क उपहार नहीं मिलता, ये प्रकृति का निःशुल्क उपहार नहीं है। यही गलत है और यही सही है, क्योंकि नहीं पूछा है, और जो गलत है वही सही है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग ऐसा जानते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका उत्तर? डी का राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार को हम लोग प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं, जैसे मछली पालन, खनन, कृषि, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। अगला देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे शायद प्रश्न PHC है। PHC का फुल फॉर्म क्या होगा? PHC का फुल फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या होगा? जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा, क्या होगा? फटाफट अपने जवाब दीजिएगा, देखते हैं सबसे पहले सबसे सटीक जवाब किसका आता है। फटाफट अपने प्रश्नों के जवाब दीजिए, क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। भाई साहब जल्दी से जवाब दीजिए, इतना धीरे धीरे। चलिए इसका होगा पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कोर्ट। इसका होगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या होगा? पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या होगा? PHC का होगा पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक, क्या होगा? पब्लिक हेल्थ सेंटर। जितने लोग डी बता तो उनके जवाब पूरी तरीके से सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए थोड़ा सा प्रश्न कट रहा है, मैं इसको व्याख्या करके समझा दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है? चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पे प्रश्न में पढ़ दे रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से युक्ति प्रयोग करते थे? 4 ऑप्शन है। वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे, वे सरकार को प्रभाव में का प्रयोग करते थे, अपनी सोच सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी देखिए, सॉरी ऊपर कट रहा है। हाँ, क्या जवाब होगा इसका? जल्दी कमेंट करके बताइए। थोड़ी सी कट रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। मतलब राजा राम मोहन राय के लिए क्या विशेषता होगी, बताइए। देखिए राजा राम मोहन राय जी समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध क्या होती? प्रचलित सामाजिक अन्याय सती होना के बारे में प्रचार के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते थे? वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे? जी नहीं। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण सहायता लेते थे? जी नहीं। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते? जी नहीं। तब जो बचा वह सही है। वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। इसलिए ऊपर दिया गया जो प्रश्न है उसका जो उपयुक्त विकल्प होगा उसका क्या होगा? डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम जल्दी सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके आप दुर्गेश सर के साथ जुड़े रह सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है और उम्मीद करते हैं चारों विकल्पों में से कर लेंगे। यहाँ पे कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, द्राक्षा कृषि, इनको मिलान कर लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको मिलान करके अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक, जैसे इसमें कृषि क्या है? फलों खेती, फसल उगाना। क्या होगा? तो इसमें आपको पता हो कृषि का मतलब क्या हो गया? फसल उगाना और खेती करना, यानी पहले के दूसरा। इसका मतलब विकल्प ए या सी सही हो सकता है। फिर क्या है? उद्योग कृषि। उद्योग कृषि क्या है? जैसे उद्योग मतलब इसका व्यापार करना हो तो फल, देखिए यहाँ पे फल फूल और सब्जियाँ उगाना। अब मत्स्य पालन क्या है? आपको भी पता हो गया मत्स्य पालन क्या है? मछली उगाना। द्राक्षा कृषि क्या है? अंगूरों कृषि को
द्राक्षा कृषि कहते हैं। इस प्रकार इसमें जो विकल्प होगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप जिस जिले से हो, जिस जनपद से हो, वहाँ के भी लोग इस वीडियो को देखिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ होगा तभी पढ़ाने का कोई मतलब निकलेगा, अन्यथा कोई कितना भी पढ़ा ले उसका मतलब नहीं निकलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा सा प्रश्न लगता है ये भी कट गया है क्या, चलिए कटा नहीं है, यहाँ पे है, सॉरी, हाँ, बंगाल में खालिस्तान में प्रायः उन व्यक्तियों तो समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। जो क्या बन रहे थे? शक्तिशाली बन रहे थे। उसके सामने आपके 4 विकल्प हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 4 विकल्पों के आधार पर अपना जवाब देंगे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मार्थता घोषित करने के अनुयायी बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अच्छे कर्म किए हैं, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा इसका प्रमुख उत्तर क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए बंगाल में प्रमुख व्यक्ति द्वारा तो समूह द्वारा मंदिर और धार्मिक भवनों का निर्माण किया जो शक्तिशाली बन रहे हैं। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका विकल्प। देखिए इसका उपयुक्त विकल्प कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत बताया। देखिए आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा कर रखिएगा। आपको डेली वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है, सोशल की मिलेंगी, साइंस की मिलेंगी, साइंस और मैथ दोनों है तो मैथ भी उसमें मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें होगा क्या, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए इसका उपयुक्त विकल्प ए है एनसीईआरटी कक्षा 8 के हमारा अतीत के अनुसार। मतलब इसका विकल्प क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास जो उपलब्ध होती है, नोट्स वो पूरी तरह से एनसीईआरटी डेटा पे होती है। हम पूरी तरह से एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। और एनसीईआरटी क्लास और नोट्स के लिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़ेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से, या फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश, सभी सोशल साइट ई लर्निंग विद दुर्गेश पे हमारी उपलब्ध होगी आपको। आगे देखिए अगला प्रश्न जो है, अच्छा काफ़ी बड़ा प्रश्न है, अच्छा शिक्षण का प्रश्न है। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक प्रश्न है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा सारथी उपगमों में से कौन सा सबसे उचित है। माने औद्योगिकरण पढ़ाना है और कोई शिक्षक है 4 उपागम पढ़ाते हैं, तो उनमें आपको ये बताना है कि चारों उपागम में से सबसे उचित उपागम क्या है। ठीक है, एक एक करके हम चारों विकल्पों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसके उपयुक्त उत्तर बताएंगे और देखते हैं कि कौन सबसे उपयुक्त सबसे सही उत्तर बताता है। विकल्प ए। विकल्प ए क्या है, शिक्षिका शिक्षा छात्र को यहाँ पे देखिए ए है, शिक्षिका शिक्षा छात्र के बहु उपागमों से परिचित हैं और वो अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती हैं, समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती हैं और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार कराते हुए निष्कर्ष निकालती हैं। ये विकल्प ए है। ये क्या है, विकल्प ए है औद्योगिकरण पढ़ाने के लिए शिक्षिका का प्रदर्शन, शिक्षा छात्र उपागम। बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या है, बी सी डी एक ही देख लीजिए। यहाँ पे बी कह रहा है शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया का विस्तार समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। फिर कह रहे हैं शिक्षिका का कक्षा में चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उसे कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती हैं। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती हैं, प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों को बोधगम्य प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती हैं। मुझे पता है आपको उत्तर पता हो गया। आइए इसके विकल्पों की व्याख्या करते हुए हम इसके सही उत्तर तक पहुँचते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट है कि शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समातीत महत्ता बताती है। देखिए ये नहीं है, हमने इनसे 2005 में पढ़ा है कि हमें क्या करना है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के इर्द गिर्द नहीं रखना, उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना है। शिक्षिका का कक्षा में चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने कहती है, ये भी गलत बात है। शिक्षिका का विश्वास है कि उसके औद्योगिकरण पूरी प्रक्रिया विस्तार समझाना चाहिए और प्रचुर मात्रा में सामाजिक सामान प्रचुर मात्रा में विद्यालय में कक्षा में तो लाया नहीं जा सकता, ये भी गलत है। इसका मतलब जो बचा हुआ है वो सही है। कितने लोगों ने ये बताया था, कितने लोगों ने ए बताया था, ए जवाब सही है। ए क्या है, पूरी तरीके से सही है। शिक्षिका क्या करती है, शिक्षा छात्र के जो बहुत से
उपागम में से परिचित कराती हैं और अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र में जो उद्योग का भ्रमण कराने के लिए योजना बनाती हैं। समूह मुद्दों की चर्चा करती हैं, वाद विवाद कराती हैं, बाद में पूर्ण रूप से संहार कराते हैं, उसका निष्कर्ष निकालती हैं, जिससे बालक अच्छी तरह समझ पाते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। इस प्रकार से जो दिया गया प्रश्न है उसका उपयुक्त विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 19 ध्यान से देखिएगा। 19वीं शताब्दी में प्रश्न 19 कह रहे हैं, तो इसका 4 विकल्प है कि 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा था। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था? ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। कारण ये एनसीईआरटी कक्षा 8 के हमारा अतीत से है, तो बताइए क्या होगा। चलिए यही देखते हैं इसके चारों विकल्पों में। चारों विकल्प में देखते हैं। 4 विकल्प आपके सामने आ चुका है, उम्मीद करते हैं आप देख भी रहे होंगे। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उन बिंदुओं पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे, इसलिए उन्हें इस पर विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक होता था और सरल होता था। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास इसी रूप में लिखा गया है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, आपके पास 10 सेकंड है, क्योंकि आपने प्रश्न का उत्तर भी देख लिया है। मतलब उत्तर का मतलब चारों विकल्प आपको पहले से दिख रहा था, उस आधार पर आपको उत्तर बताना चाहिए। इसका सही और सटीक उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है इसका। बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके अपने जवाब दीजिए। चलिए इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए, जो ब्रिटिशियों द्वारा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर क्या था? इस पर विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक, पहले हिंदू भारत था, फिर मुस्लिम भारत हुआ, फिर ब्रिटिश भारत था। ये क्या था? इस विचार पर आधारित है कि शासकों का जो धर्म था एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, वह इसी बात पर सबसे ज्यादा बल देते हुए था। ठीक है, और आगे बढ़ें अगर आप लोग कहें तो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? बताइए आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताइए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, नील की खेती के 2 मुख्य प्रणाली थी। नील की खेती के मुख्य 2 प्रणाली थे, जरा कमेंट करके बताइए क्या थे। निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज और किज, निज और रैती, खरीफ और रबी। तो क्या होगा? नील खेती का क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बताइए क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइएगा आप लोग और सभी लोग। और इलिनी विद्रुगेस पे एनसीईआरटी की सभी किताबें आपको उपलब्ध होंगी और आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा। नील खेती के 2 उपागम क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए इसके बारे में बता दें। देखिए, नील खेती जो थी वो कहाँ से, किस राज्य से, कमेंट करके बताइएगा। नील खेती का क्या था? नील खेती के लिए सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया गया? इसका जो होगा निज और रैयती। नील खेती की 2 प्रमुख प्रणाली क्या थी? निज और रैयती प्रणाली थी। इसके बारे में हम लोग को क्लास में पढ़ाया गया होगा। आधुनिक भारत के इतिहास में अभी वहाँ अगर नहीं पहुँचा हो क्लास, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा समय है, तो नहीं तो वहाँ पे भी आपको इसके बारे में डिफाइन करके पढ़ाया जाएगा कि नील खेती क्या थी, निज और रैयती क्या थी, इसकी प्रथा का प्रचलन क्यों किया गया, कितना बटा टैक्स के रूप में लिया जाता था और क्या इसके काम थे। इन सभी के जो तथ्य, इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन नील खेती की जो मुख्य प्रणालियाँ थी वह निज और रैयती थी। क्या थी? निज और रैयती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई भी दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? आपके पास 4 विकल्प है। जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक अवधारणा को बदलना,
सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादन का विज्ञापन देना। देखिए आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा पहली बात तो प्रश्न में देखिएगा कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक एक करके इसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। देखिए जनसाधारण के सदस्य को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधि में व्यस्त रखने तो विपरीत करना, ये तो भी सही हुआ। चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना, ये भी सही बात है, ये भी विज्ञापन का उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञापन का। सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूहों का लक्ष्य बनाना, ये भी सही है। व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों का उत्पाद विज्ञापन देना, ये गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन पूछा है तो गलत कथन के लिए डी इसका गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, गलत कथन पूछा है कि कौन सा विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, तो विज्ञापन उद्देश्य क्या नहीं है, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाला साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ गया, प्रश्न यहाँ से है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली, संरचना व व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, क्या कहलाती है। आपके पास 4 विकल्प है, उम्मीद करते हैं आप सही विकल्पों का चयन करेंगे। ये आज का आखिरी प्रश्न था, इसके बाद हम लोग इसके अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ये क्लास कैसी लगी आप लोगों ने कितना सही किया और किसने सबसे ज़्यादा प्रश्नों के जवाब दिए, कौन सा प्रश्न इसमें आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, कौन सा प्रश्न इसमें से आपको नया लगा, इस प्रश्न की सीरीज से आपको क्या सीखने को मिला, ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी लोगों तक पहुंचाइएगा, चाहे फेसबुक पे शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे करिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा, कर भला तो हो भला। ठीक है, तो यहाँ कह रहे संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित करता है, उसे शोषित करता है, क्या कहलाता है, जल्दी बताइएगा। देखिए ये आपको इतिहास में मिलेगा, इतिहास कह रहे हैं राजनीतिक जीवन में मिलेगा, कक्षा 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी किताब है वहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रत्यसत्तात्मक। क्या होगा, प्रत्यसत्तात्मक। जितने लोगों ने ए जवाब दिया तो उनके जवाब सही हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, वो प्रत्यसत्तात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यसत्तात्मक कहलाता है। इसलिए दिए गए जो प्रश्न है उसका उपयुक्त विकल्प ए उसका राइट आंसर है, ए उसका सही जवाब है। जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग यहाँ से किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हुई हो तो। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगले प्रश्न से कल यहाँ से पढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद पर चर्चाओं का सुगम बनाया। रेडियो, पत्रकारिता, रंगमंच, मूवी या चलचित्र, इसमें से क्या होगा। इसका जवाब कमेंट करके आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैंने कल की क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, यूट्यूब और साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा। जैसे टेलीग्राम पे क्या होता है, आपको किसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है, किसी वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जाती है, कोई पीडीएफ होगा तो हम आपको वहीं पे देंगे। 1-2 दिन के बाद सारे पीडीएफ आपको मिलना शुरू होंगे, सारी चीज़ वहीं पे मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए बेहतर या आपके लिए ज़्यादा सुलभ है तो आप घर बैठ कर इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो थी वो आपके लिए बेहतर लगी होगी। ये सामाजिक विज्ञान की अपर प्राइमरी के लिए है और सीटेट के लिए खासकर, लेकिन अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए अगर आप केवीएस की, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे थे वहाँ भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप साइंस के थे चाहे आर्ट के थे, क्योंकि आपको ये भी तथ्य ये भी टॉपिक पढ़ने थे और प्रश्न से प्रश्न की सीरीज बनाई जाती है। कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर आइडियाज़ दे देंगे, एक बेहतर प्रश्नों की सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को निरंतर देखते रहिएगा, शायद उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मददगार हो सकता है। अब इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।